गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, मैंने ग्रुप पे डाल दिया मैसेज, शायद मैसेज नहीं आ पाया होगा। सबके ग्रुप में आ गया ना मैसेज, मतलब शॉर्ट मैसेज तो मैंने भेज दी थी। चलो इस क्वेश्चन को करो। वही ये डिवीजन है, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। कंडीशन अप्लाई करो। 8 लोगों को 3 कैरेज में बांटना है। ईच कैरेज शुड हैव एटलीस्ट 2 पैसेंजर। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ये सोचो। 8 को 3 में बांटना है, क्या हर में कम से कम 2 तो होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। करो, बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या क्या होगी पॉसिबिलिटीज। बोलो। अरे बताओ ना, तरीका क्या रहेगा, सोचो कुछ सर तो। या तो 2 2 और 4 आ जाएंगे, या फिर सर 3 आ जाएंगे और 3 और 2। हाँ देखो, सबसे पहले तो 2 2 2 बांट दो सब में। कम से कम 2 2 2 चाहिए ही है ना। यस सर। मुझे नहीं पता कितने केस होंगे, 2 2 2 बांट दिए। अब मेरे पास कितने बचे, 2 पर्सन और बच रहे, 6 बढ़ गए ऑलरेडी। बोलो। देखो सबसे पहले क्या करा अपन ने, जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई कर दी, एटलीस्ट 2। तो हर हर कैरेज में कम से कम 2 2 रख दिए। अब इन दोनों को, 2 पर्सन को ये कहीं पे भी जा सकते हैं, हो सकता है एक एक चला जाए एक में, हो सकता है दोनों एक में चला जाए। बस ये 2 ही पॉसिबिलिटी है। यस सर। तो अपने पास इसी 2 ही पॉसिबिलिटी आएगी कि या तो एक एक किसी 2 में एक एक चला जाए, या फिर दोनों किसी एक में चला जाए, है ना। तो आपके पास 8 लोगों को बांटने के 2 ही तरीके होंगे। अगर ये वाला हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 8 को एक में 3, एक में 3, एक में 2। ये वाला हो गया अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 2। सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर दिस और दिस। ठीक है, डिवाइड किए यहाँ पे। ये मत सोचना कि 2 4 2 भी लेंगे क्या, वो तो सेम ही हो जाएगा ना। 8 को मैं 2 4 2 करूं, ये तो सेम ही है ना। कैरेज अलग अलग थोड़ी है, समझ में आ रहा है। बस यस आपको सर। सर एक एक भी तो ले सकते हैं। क्या क्या, एक एक भी तो ले सकते हैं। एक एक कहाँ पे। सर एटलीस्ट 2 बोला हुआ है। नहीं सर, एक्स्ट्रा जो बच रहा है उनमें से। क्या कह रहे हो। सर वापिस जो बोलो। एक्स्ट्रा बच रहे हैं 2, उसमें से एक एक भी तो दे सकते हैं दोनों में। हाँ तो दे तो गए एक सर ही यहाँ उसके पे, लिए 3 3 2 वाला होता हुआ। हो तो क्या है 3 3 2। ओके। यहाँ पे एक एक दे दिया तो 3 3 2 हो, तो क्या 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो ये या तो ये। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के निकालो तरीके, राइट करो फटाफट। तो एक बार मैसेज डालता हूँ। सर हो गया। हो गया, 1 मिनट। हाँ तो देखो, इस फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 बाय 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय 2 फैक्टोरियल। और इन दोनों को ऐड कर देंगे, सही है। क्लियर हो गया। यस यस सर। सर। ओके, ये हमने पिछली बार कर लिए थे ना। चलो अब ये अलग हुआ फॉर्मूला लिखो। एक बार मैं ग्रुप लिंक्स वापस भेजता हूँ, कुछ बच्चों की लिंक्स ही गई है।
ये वाला फॉर्मूला लिखो आप और इसको आंसर निकालो इसका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जो भी है। सबके ग्रुप में लिंक आ गई है? ऐसा कोई ग्रुप जिसमें लिंक ना है? सर M01 में सर M01 में नहीं आई। M01 कौन सा? दिल्ली वाला। भेज तो मुझे, फिर भी देख लो। लिंक वही रहती है बच्चों, ठीक है? तो कभी अगर मैसेज नहीं आ पाए तो आप सुबह वो पुराने लिंक से ज्वाइन कर लिया करो, लिंक चेंज थोड़ी होती है, ठीक है? याद रखना आप सब लोग अगली बार। अब मॉर्निंग का टाइम रहता है ना, तो कभी कभी स्टाफ इतनी जल्दी भेज नहीं पाता है, सुबह से शाम उनको हो जाती है। तो कभी अगर ऐसा हो कि लिंक ना आए तो पुराने लिंक पे ही ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है? Yes. यस सर। इनकेस अगर क्लास नहीं होगी तो वो मैसेज आपको आ जाएगा, लेकिन अगर मान लो मैसेज नहीं आया और लिंक नहीं भेज पा रहे और ऐसा कोई कैंसिलेशन का मैसेज नहीं है तो आपको पुराने लिंक पे ही ज्वाइन करना है। चलो, अभी अगला के लिए फॉर्मूला लिख लिया सबने? क्या लिखा है यहाँ पे? नंबर ऑफ ways of distributing an identical object among r person, ठीक है? एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r पर्सन में बांटना है और ईच पर्सन कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हर पर्सन को कितने भी मिल सकते हैं, जीरो, किसी को जीरो भी मिल सकते हैं, किसी को एक, किसी को दो, कितना भी मिल सकता है। इस काम को करने के कितने तरीके हो जाएंगे? n प्लस r माइनस वन सी r माइनस वन, ठीक है? फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। अब तक अपन ने जो चीजें पढ़ी थी वो किसके लिए पढ़ी थी? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, और इस बार ये किसके लिए है? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए। तो याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r पर्सन में अगर बांटना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्या होगा, 10 आइडेंटिकल 1 रुपीज कॉइन हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बेगर। तो 10 कॉइन को 3 बेगर में बांटना है, तो n की वैल्यू कितनी है? 10, r की वैल्यू कितनी है? 3। फॉर्मूला क्या लग जाएगा? n प्लस r माइनस वन सी r माइनस वन। तो कितना जाएगा? 10 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, ये जाएगा 12 c2। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। अब इसमें एक और नोट करके लिख लो, इसी का एक और फॉर्मूला। इफ, या फिर इसको ऐसा लिखो, नंबर ऑफ वेज सेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, number of ways of distributing n identical objects among r person if
each person get at least one S. अब पिछली बार कंडीशन क्या थी, किसी को कुछ भी मिल जाए। इस बार कंडीशन क्या है कि हर पर्सन को एटलीस्ट 1 मिलना चाहिए, तो उसके लिए आंसर आ जाएगा n-1 CR-1, n-1 CR-1। n-1 CR-1 क्लियर है? ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। Yes. बेसिकली ये क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग r पर्सन। अब देखो इसका प्रूफ अगर देखना हो तो देखो ध्यान से, अगर मान लो मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, मान लो नो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, एग्जांपल लेके करते हैं। और मान लो इसको मुझे 3 ग्रुप में बांटना है, नो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना है, तो मैं बहुत सारे तरीकों से कर सकता हूँ। एक ग्रुप में मान लो 2 रख दिए, एक में 4 रख दिए, एक में बचे हुए रख दिए, एक में 1 रखा, एक में 1 रखा, एक में 7 रख दिए, एक में 0 रखा, एक में 8 रखा, एक में 1 रख दिया, एक में 5 रखा, एक में 4 रखा, एक में 0 रख दिया। ऐसे बहुत सारे तरीके होंगे नो ऑब्जेक्ट को Yes. 3 ग्रुप में बांटने के, है ना? उन सारे तरीकों को मुझे काउंट करना है। तो उसके लिए ना एक बहुत अच्छा अप्रोच क्या बनाया कि अगर आपको 3 ग्रुप में बांटना है तो हम क्या कर रहे हैं, 3 ग्रुप के लिए 2 स्टिक्स ले रहे हैं, एक कम, जितने ग्रुप से उससे एक कम के लिए नंबर ऑफ स्टिक होगा क्या, 2 स्टिक में यहाँ पे कहीं पे भी रख दूं। अगर मान लो मैंने 2 स्टिक को कहीं पे भी रखा, एक यहाँ रख दिया और एक कहीं पे भी रख दो, एक यहाँ रख दिया। अब इन 2 स्टिक को जहां जहां पे भी आप रखोगे, हर तरीकों में आपके अपने आप 3 ग्रुप में बढ़ते जा रहे हैं। देखो ध्यान से, दोनों स्टिक को यहाँ पे रखा तो क्या होगा, 3 ग्रुप में अपना बढ़िया 2 4। किसी ने बोला स्टिक को कहीं और रखोगे, कहीं और रखोगे तो वापिस से एक नया ग्रुप बन जाएगा। एक यहाँ रखा मान लो, एक यहाँ रखा, तो वापिस से एक नया डिवीजन हो गया। एक ये 7 एक 9 लोग बढ़ गए इसमें। स्टिक को मान लो तुमने कहीं और रख दिया, बाहर रख दिया तो भी चलेगा। मान लो स्टिक को रख दिया यहाँ पे, तो एक में 1, एक में 8, एक में 0। स्टिक को 7 में भी रख दोगे तो भी चल जाएगा। सॉरी, स्टिक अगर 7 में आ गई, उसमें क्या हो जाएगा, 2 ग्रुप में 0 हो जाएंगे, एक ग्रुप में 9 बच्चे, दोनों ग्रुप में 0। तो बेसिकली क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जब जैसे जैसे ये स्टिक्स आपस में अरेंज होगी, स्टिक और ये बॉल्स आपस में अरेंज होगी, उतने हर तरीकों में मुझे नंबर ऑफ डिवीजन मिलते जाएंगे। समझ रहा है? इन 2 स्टिक को मैं जहां जहां पे भी रखूंगा, हर तरीकों में मुझे नंबर ऑफ डिवीजन मिलते जाएंगे, क्योंकि हर तरीके में क्या हो रहा है, 2 स्टिक को रखने से ये सारे की सारे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आपस में 3 हिस्सों में बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो ये लॉजिकली को प्रूव किया गया कि अगर ये मान लो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, अगर 3 ग्रुप रखने हैं तो 2 स्टिक ले लो, 3 ग्रुप के लिए 2 स्टिक ले लो, 2 स्टिक को जहां जहां पे भी रखने के तरीके होंगे उससे अपने आप बढ़ते जाएंगे। अब देखो ध्यान, अब ये वो क्वेश्चन हो गया नॉर्मल वाला। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए बताओ, टोटल कितने ऑब्जेक्ट? टोटल 9। टोटल स्टिक को मिला के 11। 11. यस सर। इन 11 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने का जो तरीका होगा, इन 11 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने का जो तरीका होगा वही मेरे नंबर ऑफ डिवीजन होंगे। इन 11 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट 9 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल, और 2 स्टिक, 9 factorial, 2 factorial. तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इन 11 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने का तरीका ही मेरे क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल ऑब्जेक्ट 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ऑरेंज वाले 9 बार रिपीट हो रहे थे डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल, और ब्लू वाले 2 बार डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आया? सर इसे Yes, कॉम्बिनेशन से भी तो कर सकते हैं क्या सर, वो जैसे स्टिक को गैप में रखना है ऑब्जेक्ट्स के। ना, वो वाला मेथड नहीं कर सकते ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है। मैंने क्या कहा था, एनसीआर वाला जो फॉर्मूला हम पहले लगाते थे, गैप मेथड, बॉक्स मेथड, वो किसके लिए लगाते थे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है ना, प्रॉब्लम ये है। 11 फैक्टोरियल कैसे आया? 11 फैक्टर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लॉजिकली क्या बोला कि जितनी तरीकों में से इन 2 स्टिक को इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में मैं रखूंगा,
हर तरीकों में मुझे डिवीजन मिलता जा रहा है। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, इन दो स्टिक्स को इनके साथ अरेंज तो कर रहा हूँ अलग अलग जगह पे। अरे दो स्टिक बचे हुए ऑब्जेक्ट के साथ अरेंज हो रही है अलग अलग तरीकों में। तो बेसिकली मेरे क्या हो रहा है, 11 ऑब्जेक्ट आपस में अरेंज हो रहे हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, तो इन 11 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज कैसे करेंगे? टोटल 9 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो दो स्टिक, टोटल 11 ऑब्जेक्ट हो गए। ये जितने तरीकों से आपस में अरेंज होंगे, हर तरीकों में मुझे 3 डिवीजन अपने आप होते जाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। तो प्रूफ है और कुछ भी नहीं, बाकी फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको हर जगह। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, ये 9 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट और 2 स्टिक को जितने तरीकों से आपस में अरेंज करोगे, हर तरीकों में अपने आप ये ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप में बढ़ते जाएंगे। अपने आप ये 9 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप में बढ़ते जाएंगे। तो आपके तरीके क्या हो जाएंगे, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इस आपको मैंने पहले बताया ना आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका, ए बी बी, इनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना? यस सर, यही होगा। वैसे ये इन 11 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे क्रिएट हो, देखो मेरे पास 9 ऑब्जेक्ट थे, 3 ग्रुप थे, 9 ऑब्जेक्ट थे और 3 ग्रुप थे, और ऊपर क्या बना 11, तो 9 + 3 होता है 12, इसमें से -1 कर देंगे फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, और 2 को क्या लिख सकता हूं, 3 - 1 फैक्टोरियल। देखो इस चीज को ये लिखा जा सकता है। मैं 9 और 3 के टर्म्स में आंसर निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि मेरे पास क्या है, 9 ऑब्जेक्ट और 3 ग्रुप है ना, तो इस आंसर को मैं 9 और 3 के टर्म्स में लिख रहा हूं। ये समझ में आया? Yes. यस सर। बेसिकली ये क्या हो गया, n + r - 1, n is the number of object, r is the number of group, factorial divided by n factorial into r - 1 factorial is nothing plus n plus r - 1 c r - 1। ये फॉर्मूला था, यस यही तो सर। फॉर्मूला। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n identical object among r person। ठीक है, number of ways of distributing n identical object among r person is n plus r minus 1 c r minus 1। ये फॉर्मूला याद रखना है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, each person can get any number of object, ध्यान रखना। क्लियर है? Yes, sir. अब इनकी एप्लीकेशन देखो, इसकी क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन को लिखो ध्यान से। क्या दिया गया यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ो। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y + z = 10, और जहां पे x y z में कंडीशन क्या है, x > 0, y > 0, z > 0। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब बेसिकली यहाँ करना क्या है, मुझे सर x y इसमें z तीन की ग्रुपिंग करनी है। हाँ x y z के मैंने बेसिकली 3 सॉल्यूशन निकालने, इंटीग्रल सॉल्यूशन, ताकि उनका सम 10 के बराबर आए। अब वापिस वो इसी चीज है, जैसे मान लो x को रखा 1, y को रखा 2, z 7 हो जाएगा, तो 1 2 7। x को रखा 2, y को रखा 5, तो 2 5 3। ऐसे बहुत सारे इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको 12 से 2 आ रहा है। हाँ, 0 0 10 0 10 0 9 1 0 8 2, ऐसे बहुत सारे मेरे इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये 10, अगर मैं 10 1 कलेक्ट कर लूं, 1 1 1 5 6 7 8 9 10, मान लो मैंने 10 1 ले लिए। इन 10 1 को अगर मैं 3 हिस्सों में बांट दूं, ये सब क्या है, 1 है, मान लो 10 आइडेंटिकल 1 है, बोलो इन सबका सम 10 के बराबर है? अरे हाँ, है ना? यस सर। 10 आइडेंटिकल 1 है, इन सबका सम क्या है, 10 के बराबर। इन 10 1 को अगर मैं 3 ग्रुप में बांट दूं, तो हर ग्रुप में बेसिकली क्या हो जाएगा, ये x, ये y और ये z, इन सबका सम 10 के बराबर ही आएगा। मान लो ये x हो गया, ये आपका y हो गया, ये हो गया z। x मतलब 3, y मतलब 5, z मतलब 2, इन सबका सम करोगे तो वापस कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। यस सर। बेसिकली ये क्या है, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में बांटना,
एंड ईच ग्रुप कैन गेट एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब जीरो भी अलाउड है, जीरो भी अलाउड है, हाँ है ना। तो जीरो भी अलाउड है तो मैं वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। विच फॉर्मूला? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। कितना हो जाएगा ये? सर अगर जीरो अलाउड नहीं होता तो दूसरा वाला यूज करते ना। हाँ, अगर जीरो अलाउड नहीं होता तो फिर एटलीस्ट वन वाला यूज करते। इसलिए यहाँ पे कंडीशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब किसी को जीरो भी मिल सकता है। और कभी कभी अगर जीरो मतलब अगर नहीं दिया है तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं इक्वल टू जीरो। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे। देख लो कैलकुलेशन सही है, समझ में आ गया? सर मुझे कंडीशन नहीं समझ में आई। यस सर। कंडीशन कुछ नहीं है, क्या बोला है, नंबर ऑफ इंट्रीगल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इंट्रीगल सॉल्यूशन बोला गया है कि आपको इंटीजर सॉल्यूशन निकालने हैं, और इंटीजर कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इंटीजर कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कौन कौन से इंटीजर अलाउड है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, ये अलाउड है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में क्या आएगा, यही तो आएगा। यस सर। बेसिकली किसी ग्रुप में जीरो मेंबर भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। तो मैंने यही तो चीज हो गई, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट अमंग आर पर्सन इफ ईच पर्सन मे रिसीव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जीरो भी इंक्लूड हो गया। यस सर। तो यहाँ पे भी जीरो भी आ सकता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन का। 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और 3 ग्रुप में उनको बांटना है। अब समझ में आया? यस सर। ओके, याद रखना ऐसे करो। चलो सर अगर जीरो अलाउड नहीं होता तो वो ऊपर वाला फॉर्मूला लगता ना, एटलीस्ट वन वाला। नहीं नहीं, अभी अगर वो कब लगता है, जब तीनों में कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू वन आती। तो अगर तीनों एक्स वाई जेड में अगर तीनों एक्स वाई जेड में कंडीशन आती ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तब वो वाला फॉर्मूला लगता, एटलीस्ट वन वाला। सर एक में लगेगा तो? तो वो दिया है ना क्वेश्चन, अब लगाओ दिमाग। सर एक बार पहले वाला दिखाइएगा। बाकी लोग पहले क्वेश्चन उतार लो, फिर करता हूँ पीछे। बाकी लोग क्वेश्चन उतार लो। सर इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते, लाइक हमने पहले ऑब्जेक्ट्स लगा लिए, देन जो पार्टीशन किए थे वो कर लिए, उसके बाद टोटल काउंट करके एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो लाइक स्टिक्स तो 2 ही है ना, हमने 2 अरेंज करे हैं तो 12 से 2 टोटल 12 है, एंड उसमें से 2 हमने स्टिक्स लगाए हैं तो 12 से 2 कर रखा है फॉर्मूला। ये क्यों लगाना है? अभी तो सीखा है पूरा डेरिवेशन कि ये जो तरीका होता है एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना, ये इसमें के लिए 2 स्टिक लोगे तो इसको अरेंज करने का तरीका यही तो होगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, आप पुराने कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने बहुत बार बोला ये बात कि वो जो पुराने फॉर्मूले हैं आपके एनसीआर वाले या फिर जो भी अपन ने पढ़े कॉन्सेप्ट पढ़े, वो सब किसके लिए एप्लीकेबल है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए वो फॉर्मूला ने अप्लाई करे। यहाँ पे अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होगा तो इसको इस समझने का तरीका ये होगा। और इसके लिए फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ है कि अगर एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को आर ग्रुप में बांटना है तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस, ये इसका प्रूफ है। और अपन ने बस इसको यहाँ पे अप्लाई किया कि 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला वापस वही अप्लाई हो जाएगा ना, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, हाँ कंफ्यूज मत हो, मैं बार बार समझा रहा हूँ। वो जो पुराने फॉर्मूले वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए थे, ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला है। आपको इस केस में यही फॉर्मूला अप्लाई करना, और ये फॉर्मूला कैसे आया उसका डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, ये प्रूफ है उसका। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ कि अगर मेरे पास 9 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में मुझे बांटना है, कितने ग्रुप में कोई भी कितने भी हो सकता है, तो इस 9 ऑब्जेक्ट और 2 स्टिक को आपस में अरेंज करने के जो तरीके होंगे वो आपका आंसर होगा। और वो फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ, ऐसे क्रिएट हुआ, ये उसका प्रूफ था। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आया, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना है तो उसको हमने ऐसे बांट दिया। अब यहाँ पे बताओ कैसे करेंगे एनीवन? यहाँ पे कंडीशन x में चेंज हो गई। पुराने क्वेश्चन में क्या था, सब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है, तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्रिएट कर सकते हैं क्या? यस सर, हम x को 1 वैल्यू दे देंगे तो ये 9 हो जाएगा सर यहाँ पे। हाँ 1 नहीं, मतलब ऐसा बोलोगे आप, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये 1 अगर इधर चला जाए तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यस सर। है ना?
ये देखो y और z में कोई दिक्कत नहीं है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस x माइनस वन को कुछ भले नया वेरिएबल मान लो या फिर ऐसे ही रहने दो। इसको मान लो आपने मान लिया u, तो u क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अगर Yes, x sir. 1 से बड़ा है तो Yes. x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। ये तो समझ में आता है कि नहीं आता। देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 इधर चला गया, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस वन क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करें x माइनस वन? सर 10 को 9 प्लस 1 लिख के 1 पे हाँ, रख देते हैं। दोनों तरफ 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, सिंपल। दोनों तरफ 1 सब्सट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन की दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बोलो। Yes, sir. ये आपका नया Yes, sir. वेरिएबल u हो जाएगा, y और z को हमने नहीं छेड़ा है, इक्वल टू 9। अब मेरे पास कंडीशन वही आ गई, u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूं? यस सर। Yes. फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। क्लियर है? Yes. आपका ये आंसर है। अच्छे से देख लो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। सर तीनों में ही अगर 1 वाली कंडीशन होती तो आएगा आएगा, घबराओ मत। अबे ये पहले यहाँ पे रहो, ये समझ में आया कि नहीं आया? सब करूंगा। ऐसा क्या सोचते हो कि मैं छोड़ दूंगा क्वेश्चन? सब आ जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। लो करो। आ गया आंसर? Yes, Yes, sir. sir, आ गया। 9C2 आ रहा यस है. सर। 9C2। अब देखो यहाँ पे भी वही, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो 2 उधर चला जाएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। यस सर। Yes, sir. और z में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आपको क्या क्रिएट करना है? x माइनस 2 क्रिएट करना, y माइनस 2। x माइनस 2 को आप मान लो u मान लो, y माइनस 1 को v मान लो। तो देखो अब क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। तो क्या क्या क्रिएट करना है क्रिएट कर दो। माइनस 2 करना है तो इक्वेशन के दोनों तरफ माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। माइनस 1 क्रिएट करना तो इक्वेशन की दोनों तरफ माइनस 1 भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन में तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, सेम नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट। Yes, ये आपका u, ये आपका v, ये आपका z, और ये कितना हो जाएगा 7। So 7. अब यहाँ पे कंडीशन आ गई u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। क्लियर हो गया? 9C2. 9C2। यस सर। सोच समझ के करना, ध्यान से। हो गया?
यस सर। सर नहीं अभी नहीं हुआ। ठीक, करो जल्दी करो। चलो देख, यहाँ पे देखो ये कंडीशन तो समझ में आ गई, x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ है ना। यस सर। अब ये z Yes. ग्रेटर देन 0, इसको कैसे सोचे, इसको यहाँ पे इक्वलिटी तो है नहीं, तो z ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर कौन कौन सा है ये लॉजिक लगाओ, इंटीजर है तो कौन कौन से नंबर आएंगे। सर 1 सर अरे 1 आएगा 1 से लेके सर नेचुरल नंबर। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ इसको मैं, यस सर। बोलो 1 2 3 यस सर लिख सकते हैं। ग्रेटर ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, तो बच्चे तो यही ना 1 2 3 4, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको क्या लिखेंगे, z माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्रिएट कर दो, x प्लस टू किया है तो इधर प्लस 2 कर दो, y माइनस 1 तो माइनस 1 किया तो इधर एक माइनस 1 कर दो, और z माइनस 1 एक माइनस 1 किया तो इधर भी एक माइनस 1 कर दो। इसको u अज्यूम कर लो, इसको v अज्यूम कर लो, इसको w अज्यूम कर लो, तो इसको आपने क्या मान लिया u, इसको आपने क्या मान लिया v, समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, और ये w इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 10 ही है, 10। और यहाँ पे कंडीशन u v w में आ गई है मेरे पास, u v w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है n प्लस r Yes, माइनस 1 c r माइनस 1, तो कितना आ जाएगा सर 12 से 2 आएगा। बहुत सारे C2 बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया था, किसी ने 13 C2 दे दिया था, समझ में आ गया, यस सर। बोलो समझ में आया। यस सर। यस Yes सर। sir. यस सर। इस कंडीशन का ध्यान रखना, ऐसा है मतलब ऐसा ऐसा लॉजिक लगाना है। चलो Okay sir. अब थोड़ा और एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा, सोच समझ के करो। सर वो आपने Z हाँ बोलो क्या हुआ, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ चलो, क्या सोचेंगे, सोच बताओ एनीवन, कैसे करें। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, x में लिमिटेशन है, x में पहले क्या था कुछ भी रख दो, लेकिन अब लिमिटेशन है, 3 से ज्यादा नहीं रखना है, तो कैसे सोचें।
सर अगर x से इंटीजर है तो सर 2 हो जाएगा फिर वो। ये 2 थोड़ी 1 भी तो हो सकता है। यस सर 1 2 3 तीनों हो सकते हैं। तीनों। हाँ तो x की 3 ही पॉसिबिलिटी, आप 3 केस बना लो और 3 बार अलग अलग सॉल्व कर लो। x को अगर 1 मान लिया तो क्या बचेगा, y प्लस जेड इक्वल टू बताओ y plus z equal to 9, x minus 1 9 y प्लस जेड इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 8, और यहाँ y प्लस जेड इक्वल टू क्या बचेगा 7 है ना। 7 बस यही है, इन तीनों को आंसर निकाल के ऐड कर दो, करो। ये तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, कर लो ऐड फटाफट। हो जाएगा। y और z में तो कंडीशन वही है, तो यहाँ पे बताओ क्या बनेगा 9 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1 है ना। दो ग्रुप में बांटना है 9 लोगों को, 10 C1 कितना हो जाएगा ये 10 C1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 प्लस 9 C1 वेरी गुड 9 C1 ना। 8 C1 इन तीनों को ऐड करना सर है। 27। सर 27 आएगा। ये समझ में आया कैसे किया। यस सर आ गया। यस अब थोड़ा हल्का सा टफ क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 आ गया। अब तक जितने भी थे सब में कोफिशिएंट 1 था, इस बार कोफिशिएंट 2 है, लगाओ दिमाग। मेरा फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी होता है जब कोफिशिएंट 1 होता है। सर 2x को x प्लस x सर करके लिख x सकते प्लस हैं। x करके कर सकते हैं ना। नहीं फिर यार वो 4 ग्रुप हो जाएंगे ना। आपको तो तो सर 4 को आपको तो एक्स वाई जेड की पेयरिंग बतानी कि एक्स वाई जेड के सॉल्यूशन क्या होंगे। सर आपको तो 2x को आंसर क्या दो निकालना है, ये वैल्यू लॉजिक लगाओ ना। आपको आंसर क्या निकालना है कि एक्स वाई जेड की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ये पता करना है। 4 ग्रुप में बांट दोगे तो आपके एक्स की 2 वैल्यू आ जाएगी। फिर सर 2x को ही रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे सर जैसे सर x इज ग्रेटर देन 0 है तो सर 2x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और सर फिर हम 2x को कोई सर वेरिएबल मान सकते हैं। नहीं 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 प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम समझो ना, रट क्यों रहे चीजों। प्रॉब्लम समझो। यहाँ पे आपका सर 2x जो है 2x सर 2x जो है 0 2 4 6 होगा, तो 4 केसेस नहीं बना सकते। हाँ वही वही करना। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 2x को u वेरिएबल नहीं मान सकते, क्योंकि अगर u वेरिएबल मान लिया तो u की वैल्यू फिर आप रख मत। बेसिकली यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है ना, तो यहाँ पे वो इवन ही आ पाएगा। पहले मान सकते थे वेरिएबल x माइनस 1 x माइनस 2, उसमें दिक्कत नहीं थी। यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो वेरिएबल नहीं मान सकते। अब यहाँ लिमिटेशन ही है, देखो 6 तक ही जा सकते हो मैक्सिमम, तो 6 से आगे तो जाएगा भी नहीं हो भी। तो आप x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, 0 रखो, 1 2 और मैक्सिमम कहां तक रख सकते हो 3 तक। सर 3 इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते, यस है ना। सर। तो ये आपकी x की कंडीशन आ जाएगी। अब आप चाहो तो सॉल्व कर लो। पहली कंडीशन में क्या आ जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू 6 6 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 7 C1। 7 C1 वापस कितना आ जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू 4
सर 5 आएगा ना 5C1 इतना 4 कितना आ जाएगा 5C1 4 + 2 - 1 y + z = 2 2 3C कितना हो जाएगा 3C1 लास्ट में फिर कुछ नहीं शायद 1 ही बचेगा। एक ही तरीका आएगा 1 y + z = 0 तो एक ही तरीका आएगा दोनों को 0 रख दो। समझ में आ रहा है इनको ऐड कर देना 7 + 5 + 3 + 1 क्लियर हो गया so 16 समझ में आ रहा है बोलो यस सर। yes sir यस सर एक लास्ट क्वेश्चन सर फाइल्स मतलब क्या होता है? वो ढगली टाइप एक के ऊपर एक पत्थर अपन रखते हैं ना वैसा ऐसे ही कुछ होता हो। आपको यहाँ पे बहुत सारी रेड बॉल है आइडेंटिकल रेड आइडेंटिकल ग्रीन और आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स है। आपको इनमें से 8 बॉल सिलेक्ट करनी है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 8 बॉल्स। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है मतलब कैसे समझे इसको बताओ सर इन बोलो वेरिएबल एक्स वाई जेड जिनका सम 8 सर इन तीनों का एडिशन 8 आना चाहिए। हाँ आपको मान लो नंबर ऑफ रेड बॉल्स को x मान लें नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स को y मान लें और नंबर ऑफ ब्लू बॉल को z मान लें तो टोटल बॉल 8 के बराबर आनी चाहिए है ना। यस सर। yes sir और आपके पास कम से कम 8 तो है ही है तो मतलब हो सकता है 8 के 8 आप ग्रीन ले लो बची हुई दोनों 0 ले लो तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 0 भी अलाउड हो सकता है ना ऑलरेडी बोल रहा सर ईच कंटेन एटलीस्ट 8 बोला है ना। नहीं वो बोला उस फाइल्स के अंदर कम से कम 8 बॉल है मतलब आप हो सकता है 8 के 8 भी ले सकते हो उनका कहने का ये मतलब कि बचे हुए 2 0 भी हो सकते हैं। सर वहां पे लिखा हुआ है कि ईच सर हर कंटेन कलर की एटलीस्ट 8 8 बॉल बॉल तो सर हर कलर की 8 बॉल है ना कम से कम 8 होनी चाहिए। कहाँ बोला ऐसा पढ़ो क्वेश्चन ढंग से कम अगर 8 रखोगे तो 8 बनेगी किसे टोटल आपको 8 बॉल सर लेनी है उनमें से तीनों हमें मिला सर उनमें से हमें चूज करके भी 8 निकालनी है ना। नहीं आप लॉजिकली सोचो ना अगर सब में से 8 8 ले लूंगा तो फिर 8 8 8 कितनी ज्यादा हो जाएगी 24 हो जाएगी बॉल
सर एक सब एक में है ना से 8 नहीं डब्बा है, लेनी ना हमें। सुनो ध्यान से क्वेश्चन सुनो। एक है ना बॉक्स है जिसके अंदर कम से कम 8 बॉल हैं। सपोज देयर आर 3 पाइल्स ऑफ रेड ब्लू एंड ईच कंटेनिंग एटलीस्ट 8 बॉल। इसी इतना सा बोला है, फुल स्टॉप लगा दिया उसके आगे। क्या बोला कि एक पाइल से एक बॉक्स समझ लो जिसके अंदर कम से कम 8 बॉल हैं, 8 से ज्यादा ही है, मतलब इस बॉक्स के अंदर 8 है और 8 से ज्यादा, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी बॉल्स है, इस बॉक्स के अंदर भी बहुत सारी बॉल्स है, मतलब 8 से कम बॉल किसी के अंदर नहीं है, 8 से कम बॉल किसी के अंदर भी नहीं है, 8 से ज्यादा ही है, ये बोला गया है। बहुत सारी बॉल है, 8 से ज्यादा सर ही यही है। तो हम भी बोल रहे हैं। अरे एक मिनट पूरी बात सुनो तुम, यहां तक ये बोला गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ो। इन हाउ मेनी वेज 8 बॉल कैन बी सिलेक्टेड। सिलेक्ट तो 8 ही करनी है। इन हाउ यस मेनी सर, वेज, इनमें से इनमें हमें से 8 आपको 8 निकालनी बॉल, है। इनमें से हाउ मेनी वेज 8 कैन बी सिलेक्टेड अज्यूमिंग ईच बॉल ऑफ द सेम कलर। तो आपको ये नहीं बोला कि एटलीस्ट 8 खरीद, आप क्या बोल रहे हो कि एटलीस्ट 8 लेना है, वो नहीं है, 8 ही लेना है। नहीं सर, आप एटलीस्ट अगर 8 उस बॉक्स में होनी चाहिए, हर एक बॉक्स में एटलीस्ट 8 होनी चाहिए, मैं ये कह रहा था। हाँ तो वो तो दिया हुआ है ना ऑलरेडी, एटलीस्ट 8 तो है ही हर बॉक्स में। अब यहाँ पे वो एटलीस्ट 8 इसलिए बोला गया कि किसी एक बॉक्स से 8 के 8 भी आ सकती है, किसी एक बॉक्स से मतलब 8 भी आ सकती है, तो बचे हुए 2 बॉक्स में 0 भी आ सकती है, तो आपके पास वही कंडीशन होगी। क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8। हाँ, और यहाँ पे आपके पास x और y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 8 बॉल भी मैं किसी एक को रख सकता हूँ। इसका आंसर क्या आ जाएगा, वही 8 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस। क्लियर हो गया? यस सर। अब यहाँ पे मेंस लेवल का लगभग कवर हो चुका है। एडवांस में डीअरेंजमेंट आता है, कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, चेस रिलेटेड डीअरेंजमेंट और ये सारी चीजें मेंस में यहीं तक आता है। ठीक है, अब वो एडवांस वाली चीजें होगा तो कल जो अगला लेक्चर है, लास्ट लेक्चर सैटरडे को है ना, कल हम कवर करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा इस चैप्टर के, PYQs। तो जितना मैंने पढ़ाया है उनसे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं उनको आप ट्राई करोगे, तो उनका हम डाउट डिस्कशन भी करेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने वहां पे भी अपलोड किए थे, आपने देखे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, उसमें से बहुत सारे हमने क्लास में भी ले रखे हैं। यस सर। ठीक है, वो लेवल अगर आप कर लेते हो मेंस में, उससे बढ़ के लेवल आता नहीं है, मतलब उसमें सारे लगभग वैरायटी कवर करने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो वो एक वर्कशीट है इसी इलस्ट्रेशन वाली। अब एक PYQ वाली वर्कशीट अभी भेज दूंगा मैं। सर नोट्स की पीडीएफ डाल दिया आपने? हाँ, नोट्स भी डल जाएंगे। और ये PYQ की वर्कशीट आपको अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, कल वाली क्लास में आपका उस PYQ का डाउट डिस्कशन होगा, और वो जो छोटे टॉपिक के बचे हुए हैं, डीअरेंजमेंट एंड थोड़ी बहुत चीजें और एक्स्ट्रा, वो हम कल वाली क्लास में कवर करेंगे। आ गई बात समझ में? ओके सर। यस ठीक है, ओके। यस। आज आपका काम ये है, आज जल्दी छोड़ रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए आपका ये काम है कि आपको अब वो PYQ कैसे भी करके अटेम्प्ट करके फिनिश करना है, ताकि कल की क्लास के पहले वो वाइंड अप कर लो। ठीक है, अभी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में इतना होमवर्क आया नहीं है, सिर्फ NCERT ही होमवर्क में दी है, तो वो अब तक हो भी गई होगी। लेकिन अब ये वाला काम आप निपटा लेना, ताकि कल की डिस्कशन में आपको समझ में आए चीजें कैसे करनी। ठीक है सर एक चीज ओके पूछनी सर। है हाँ बोलो। सर, मैथ्स में नोट्स कैसे बनाने चाहिए? मैथ्स में देखो, अभी तो आप रफली बनाया करो, जैसे जो क्लास में चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत एकदम प्रॉपरली डिटेल में। ठीक है, क्या करा करो, जैसे मान लो कोई एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब यस अभी सर। आपने जैसे मान लो फंक्शंस हो गया अपना, तो फंक्शंस के आपने डेली क्लासेस के हिसाब से जो नोट्स बनाए, अच्छी बात है, कुछ कुछ चीजें आप क्लास में लिख लेते हो, कुछ चीजें क्लास के बाद नोट्स को देख के लिख लेते हो। तो उसको ऐसा नहीं करना है आपको कि स्कूल जैसे बहुत एकदम प्रॉपरली सजा सजा के लिखना, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना, एकदम शॉर्ट रफ में लिखना है, निपटा देना है। फिर आपका जब चैप्टर हो जाए, आपने सारी DPP सॉल्व कर ली, आपने मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर ली, PYQs आपने सॉल्व कर लिया, और चैप्टर का टेस्ट भी आपने दे दिया, ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा उस चैप्टर का रिवीजन हो गया है। अब उसका आप शॉर्ट नोट बनाओगे। ठीक है, अब वो शॉर्ट नोट 2 पेज के, 3 पेज के, 1 पेज के, कितने भी हो सकते हैं, उसमें सिर्फ क्या लिखोगे, काम काम की चीजें। ठीक है, ऑलरेडी आपने पेपर दे चुके हो, आप PYQ सॉल्व कर सकते हो, आप वर्कशीट सॉल्व कर सकते हो, अब आपको एक आइडिया लग चुका है
किस चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, उन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को, और जो चीज आप भूल जा रहे हो बार बार टेस्ट पेपर में या फिर क्वेश्चंस के दौरान, जो आपको लग रहा है कि ये चीजें मैं बार बार भूल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, उनको इंपॉर्टेंट हाईलाइट मार्क करके आपके 1-2 पेजर 1 पेजर शॉर्ट नोट बना लो और फिर उसको अलग से सेव करके रखो, ताकि आपके लिए वो परमानेंट हो गए। क्या हो गया? परमानेंट, कि अब आपको उन्हीं को सॉल्व करना है, मतलब बेसिकली उन्हीं को हर बार पढ़ना है आपको, हर बार। चाहे फिर आपका जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट आएगा, उसके पहले अगर आपको मान लो बोला है भी फंक्शन रिवाइज करो, तो आपके वो शॉर्ट नोट से आप रिवाइज करोगे। ठीक है, एक तो हो गए शॉर्ट नोट, और दूसरा मैंने एक कहा था क्वेश्चन की कलेक्शन की कॉपी भी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डीपीपी सॉल्व करी, मॉड्यूल सॉल्व करी, पीवाईक्यू सॉल्व करे, क्लास की इलस्ट्रेशन देखे, उनमें से आपको लग रहा है कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे इलस्ट्रेशन है, उन अच्छे इलस्ट्रेशन को चाहो तो आप शॉर्ट नोट्स में भी उतार सकते हो, ताकि बाद में आप प्रैक्टिस कर सको। इस शॉर्ट नोट के लिए या तो आप पेज बना के फाइल बनाओ, या फिर एक नोटबुक अलग बना लो जिसमें सिर्फ शॉर्ट नोट पड़ेगा, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं, ऐसा मत करना 15-15 20-20 पेज के बना रहे हो, शॉर्ट होना चाहिए ताकि पढ़ने में जल्दी समझ। ओके सर। ओके, आर्यन आप मॉड्यूल की बात कर रहे हो क्या? आर्यन यस सर। मॉड्यूल की बात कर रहे थे। मॉड्यूल में क्या करा करो, एक्सरसाइज 1 करने के बाद एक्सरसाइज 2 ऑब्जेक्टिव वाले भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी है ना, एडवांस वाले क्वेश्चन ज्यादा टाइम मत डालना, एडवांस वाले क्वेश्चन पहला टारगेट मेंस का रखना। एक्सरसाइज 1 करो, फिर एक्सरसाइज 2 में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा लेवल अच्छा हो जाता है। लेकिन पहला प्रेफरेंस एक्सरसाइज 1 का होना चाहिए, उसमें फंडामेंटल टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज 2 करा करो, और फिर पीवाईक्यू वहां से ना करके लेटेस्ट वाले पीवाईक्यू करा करो। लेटेस्ट वाले पीवाईक्यू आप कभी भी ग्रुप में मांग लेना, मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू।